जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन कैसी होती है और इंटरेक्शन एक्सरेज की मैटर के साथ कैसे होगी और इसके नतीजे में हमें जो डेटा मिलता है हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, ये चीज़ें हम आजकल स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने जिक्र किया था कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात हम स्कैटरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं कि एक्सरेज आई हैं और वो मैटर के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की और वहाँ से स्कैटर कर गई हैं। तो बाज़ दफ़ा हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, बाज़ दफ़ा हम डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स क्यों यूज़ हो रही हैं या मुख्तलिफ टर्म यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, इन चीज़ों को हमने कब यूज़ करना है, यानी स्कैटरिंग कब हमने कहना है और रिफ्लेक्शन कब बोलना है, डिफ्रैक्शन का वर्ड कब यूज़ करना है, ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर होने चाहिए क्योंकि इन सब के अपने अपने ख़ास मतलब हैं। इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि स्कैटरिंग से क्या मुराद है, रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है और डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो है ना पीछे जाना पड़ेगा। मतलब मैं इस डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ कि असल में होता क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने बात की थी कि ये हमारे पास एक एक्सरे बीम है। ये एक्सरे बीम आके तो इस एटम के साथ टकराती है और टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में चली गई है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो प्रॉपर वर्ड है ना, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे कि एक्सरे बीम यहाँ पे आई है और वो इस एटम से स्कैटर हो गई है और स्कैटर एक ख़ास डायरेक्शन में उसकी स्कैटरिंग हुई है। तो जब एक एक्सरे बीम की ख़ास डायरेक्शन में स्कैटरिंग हुई है तो एक प्लेन से स्कैटरिंग हुई है, अपर प्लेन से स्कैटरिंग हुई है। इसी तरह जो दूसरी रे है वो भी जो दूसरा प्लेन है इसकी, वहाँ पे स्कैटरिंग हुई है। तो ये जो दोनों रेज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल स्कैटर हुई हैं, ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकती हैं क्योंकि हमने पढ़ा पीछे कि जब इनमें पाथ डिफरेंस 0 होगा या लैम्डा का मल्टीपल होगा तो दोनों में यानी 1 प्राइम में और 2 प्राइम में इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा और ये एक दूसरे को एनहांस करेंगे। तो जब इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये एक दूसरे को एनहांस करेंगी तो हम कहेंगे कि ये डिफ्रैक्शन हो रही, इसको हम डिफ्रैक्शन बोलेंगे। जो स्कैटरिंग है वो रैंडम भी हो सकती है, यानी जब ये पैरेलल रेज मैटर के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है तो उसके नतीजे में दो तरह की स्कैटरिंग पॉसिबल है। एक सीन ये है कि जो स्कैटरिंग है वो रैंडम हो और दूसरा सीन ये है कि जो स्कैटरिंग है वो सिस्टमैटिक हो, एक खास डायरेक्शन में हो। तो रैंडम स्कैटरिंग कब होगी स्टूडेंट्स? रैंडम स्कैटरिंग उस वक्त होती है जब ये एटम्स खास तरतीब से नहीं पड़े हुए, ये एटम्स ही रैंडमली पड़े हुए हैं। यानी अगर एटम्स मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं अगर वो रैंडमली प्लेस्ड हैं, उनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। बच्चों, आप मैसेज क्यों कर रहे हैं? आप अपनी अटेंडेंस यहाँ पे ना लगाएं, मैंने नहीं बोला आपको अटेंडेंस लगाने के लिए। आप लेक्चर को गौर से सुने, अटेंडेंस आपकी मेरे पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं ये बात कर रहा था कि एटम्स हमारे मटेरियल के अंदर अगर रैंडमली पड़े हुए हैं, उनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है, तो वहाँ से जो स्कैटरिंग होगी वो स्कैटरिंग भी रैंडम होगी। और अगर एटम्स एक ख़ास तरतीब से पड़े हुए हैं, जैसे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं, तो यहाँ से जो स्कैटरिंग है वो एक ख़ास डायरेक्शन में होगी। तो जब एक ख़ास डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगी तो उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसके नतीजे में हमें जो इंटेंसिटीज हासिल होंगी वो डिफ्रैक्टेड इंटेंसिटीज कहलाएंगी। उसको हम डिफ्रैक्टेड बीम
कहेंगे। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पहले हम क्या बात करेंगे कि इंसिडेंट एक्स रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज हैं, ये मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेंगी। अब हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर एटम्स अगर वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, यानी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, यानी जिस तरह आपने पढ़ा शुरू में देखा है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें एटम्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, उनमें एटम्स में कोई खास तरतीब नहीं होती। तो अगर एटम्स में कोई खास तरतीब नहीं होगी तो वहां से स्कैटरिंग रैंडम होगी। और अगर एटम्स एक खास तरतीब से पड़े हुए हैं, जैसे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है, तो इस केस में जो स्कैटरिंग होगी वो भी सिस्टमेटिक होगी, वो भी खास डायरेक्शन में होगी। तो जब स्कैटरिंग एक खास डायरेक्शन में होगी तो फिर उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस वक्त जब डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो हमें आउटपुट इंटेंसिटी मिलती है वो बेसिकली डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्टेड बीम कहलाती है और डिफ्रैक्टेड इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, ये तो फर्क हो गया स्कैटरिंग में और डिफ्रैक्शन में। स्कैटरिंग रैंडम भी हो सकती है और सिस्टमैटिक भी हो सकती है। जब सिस्टमैटिक होगी, एक खास डायरेक्शन में होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसके नतीजे में जो बीम हमें हासिल होगी वो डिफ्रैक्टेड बीम कहलाएगी। अच्छा बात सुनिए, हम रिफ्लेक्शन का वर्ड का भी यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हम सिर्फ एक प्लेन की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये अपर प्लेन है, हम कहते हैं कि जो रे नंबर 1 है ना वो अपर प्लेन से ही रिफ्लेक्ट हो गई है। तो जब आप एक प्लेन की बात करेंगे तो आप इस बीम को रिफ्लेक्टेड बीम कह सकते हैं कि ये एक प्लेन से रिफ्लेक्ट हुई है। इसी तरह जब आप दूसरी बीम की बात करेंगे इंडिविजुअली, यानी सिर्फ एक बीम की बात कर रहे होंगे कि एक जो इंसिडेंट बीम है, फॉर एग्जांपल जो बीम नंबर 2 है, सर वो आके इस एटम के ऊपर एल एटम के ऊपर स्ट्राइक करती है और यहां से ये वापस चली जाती है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। यानी रिफ्लेक्शन सिर्फ एक प्लेन से होती है। तो जब हम सिर्फ एक प्लेन की बात कर रहे हों तो उसको हम रिफ्लेक्शन का वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एज ए कलेक्टिव पूरे मटेरियल की बात कर रहे हों तो जब डिफरेंट प्लेन से इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट होने वाली जो इंटेंसिटीज हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, तो उसके नतीजे में जो बीम बनेगी वो डिफ्रैक्टेड बीम कहलाएगी। जी स्टूडेंट, आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर इसके लिए जरूरी तो नहीं है रिफ्लेक्शन के लिए कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही रिफ्लेक्शन वो जितना इंसिडेंट है उतना ही रिफ्लेक्टेड हो। जी बिल्कुल, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना उसमें ये कंडीशन है ना कि जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़ते हैं ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। सर अगर ये बराबर नहीं होते तो फिर क्या फिनोमिना होगा? बराबर यहाँ पे जो है ना ये हमेशा बराबर ही होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर वो रैंडम स्कैटरिंग होगी। वो मैंने पहले बात कर दी, आपको बता दिया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है तो वो रैंडम स्कैटरिंग होगी, वो अमॉर्फस सॉलिड्स में होती है। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं जहाँ पे प्लेन मौजूद होते हैं, तो जो प्लेन से रिफ्लेक्शन होगी वो हमेशा सिस्टमेटिक होगी और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो डिफरेंट स्कैटरिंग मोड्स हैं हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब हम इसको सम अप करते हैं, इस चीज़ को जब भी हमने पढ़ी है कि डिफ्रैक्शन इज एक्चुअली अ स्कैटरिंग फिनोमिना इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कोऑपरेट। कि जो डिफ्रैक्शन है वो एक तरह का स्कैटरिंग फिनोमिना है, यानी डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग की एक टाइप है। स्कैटरिंग दो तरह की हो सकती है, रैंडम और सिस्टमेटिक। जब सिस्टमेटिक होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसके नतीजे में हमें जो पैटर्न मिलेगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाएगा। तो यही बात वो कह रहा है कि डिफ्रैक्शन इज अ स्कैटरिंग फिनोमिना, एक तरह का स्कैटरिंग फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कोऑपरेट, के बहुत सारे जो एटम्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करने से मुराद यही है कि उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है।
When atoms are arranged randomly in space as in monoatomic gas, this scattering occurs in all directions and is weak. वही बात कि जब atoms randomly spaced हो, randomly arranged हो, जिस तरह के मोनोटॉमिक गैस में होता है, यानी गैस में हमें पता है कि जो एटम्स हैं वो हर वक्त हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उनमें कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होती। तो इस केस में जो स्कैटरिंग होती है ना वो तमाम डायरेक्शंस में होती है, जाहिर है। तो जब एक्सरेज तमाम डायरेक्शंस में बिखर जाएंगी तो ओवरऑल इंटेंसिटी वीक हो जाएगी। व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड पीरियडिकली इन स्पेस एज इन ए परफेक्ट क्रिस्टल, दूसरी कंडीशन ये है कि जब एटम्स जो है ना पीरियडिकली अरेंज्ड हो, यानी ये खास तरीके से अरेंज्ड है स्पेस के अंदर, जिस तरह के एक परफेक्ट क्रिस्टल में होता है कि जहाँ पे जो एटम्स है ना वो एक खास तरतीब से अरेंज्ड होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इन ए वेरी फ्यू डायरेक्शंस के कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं, दोज सेटिस्फाइंग ब्रैग्स लॉ, यानी ऐसी डायरेक्शंस जिनमें ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है। द स्कैटरिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड एड, यानी एक खास डायरेक्शन यानी कुछ डायरेक्शन ऐसी होंगी जिसमें ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है। तो इन डायरेक्शन में जो स्कैटरिंग है वो स्ट्रांग होती है, यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो डायरेक्शंस आपस में कोऑपरेट करती हैं, जाहिर है, और इसके नतीजे में हमें जो पीक मिलती है वो डिफ्रैक्शन पीक कहलाती है। इसमें जाहिर है जो एम्पलीट्यूड हैं वो ऐड होते हैं जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इन मोस्ट डायरेक्शंस दोज नॉट सेटिस्फाइंग ब्रैग्स लॉ, यानी वो तमाम डायरेक्शंस जिनमें ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होता, देयर इज नो स्कैटरिंग, वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होती, बिकॉज द स्कैटर्ड रेज कैंसल वन अनदर, क्योंकि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो स्कैटर्ड रेज है ना वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। मतलब ये है कि जिस कंडीशन में, जिस एंगल पर, जिस डायरेक्शन में ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा, उस डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड एक्स रेज है ना वो डिफ्रैक्टेड बीम कहलाएंगी, और बाकी तमाम डायरेक्शंस जिनमें वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वहां पे ज़ाहिर ब्रैग लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, यानी ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। The diffracted beam from a crystal is built up of rays scattered by all the atoms of crystal which lie in the path of incident beam। कहता है जो डिफ्रैक्टेड बीम है ना वो कैसे बनती है, वही बात है कि ये बनती है उन एक्सरे से जो कि उन तमाम एटम से स्कैटर होती हैं, जो कि इंसिडेंट बीम के पाथ में आती हैं, और वो एक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड एटम्स होते हैं। The reflection of visible light takes place in a thin surface layer only, यानी ये दोनों में फर्क है। यहाँ पे डिफ्रैक्शन में, यानी इस स्लाइड में हमें बताया जा रहा है कि रिफ्लेक्शन में और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क होगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन हमेशा एक प्लेन से होती है, एक सरफेस से होती है। तो जब एक सरफेस से इंसिडेंट बीम जो ना वापस आती है स्ट्राइक करके, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिफरेंट प्लेन है, यानी अपर प्लेन, लोअर प्लेन, यानी फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, जो डिफरेंट प्लेन्स है ना, हर प्लेन से जो बीम है ना वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होती है, और वो फिर आपस में कोऑपरेट करती है, उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो जो रिजल्टेंट बीम होती है वो डिफ्रैक्टेड बीम कहलाती है। ठीक है, यानी सादा लफ्जों में कि रिफ्लेक्शन के केस में सिर्फ एक प्लेन इन्वॉल्व होता है, जबकि डिफ्रैक्शन के केस में मल्टीपल प्लेन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले प्लीज। सर आपने कहा है कि रिफ्लेक्शन मींस कि एक प्लेन से टकराकर वापस आती है जी, क्या ये सूटेबल है कि वो वापस आती है या कहीं भी वो किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? जिस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी एंगल पे नहीं जा सकती। जिस एंगल पे हम उसको फेंकेंगे प्लेन के ऊपर, वो उसी एंगल से वापस जाएगी। ठीक है सर। The diffraction of monochromatic X-rays takes place only at those particular angles of incidence which satisfy Bragg's law, यानी वही बात कि जो डिफ्रैक्शन होती है ना मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज की, वो सिर्फ उन खास एंगल्स पर होती है
जिनमें ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रैग्स लॉ कब सेटिस्फाई होता है, अभी आइंदा भी इसका जिक्र होगा। जब हम रियल क्रिस्टल से डील करेंगे तो वहां पे आपको ये बात जो है ना मजीद क्लियर हो जाएगी। और दूसरा कहता है जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ विजिबल लाइट टेक्स प्लेस एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जाहिर है कि जो आप जो लाइट है ना, जो इंसिडेंट लाइट है वो किसी भी एंगल पर फेंकेंगे तो जाहिर है जो रिफ्लेक्शन होगी वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। जाहिर है कि जिस जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब ये है कि अगर आप फर्ज करें आपने जो बीम फेंकी है ना मटेरियल किसी प्लेन के ऊपर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्ज करें 15 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 18 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 18 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ये जरूरी नहीं है कि जो 15 डिग्री है वहां पर भी डिफ्रैक्शन हो और 18 डिग्री पर भी डिफ्रैक्शन हो। वहां पे डिफ्रैक्शन उस वक्त होगी जब ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा। The intensity of diffracted X-ray beam is extremely small compared to that of incident beam. कहता है जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम होती है ना उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट एक्सरेज, जबकि जो रिफ्लेक्शन होती है ना यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसकी इंटेंसिटी और जो इंसिडेंट बीम होती है उनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है ना ये ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट होती है। यानी कह लेंगे जितनी लाइट आपने डाली है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बहुत कम जो है ना वो स्कैटर करती है। जबकि डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी का बहुत सारा पार्ट है ना वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है, सिर्फ कुछ पार्ट है जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो चूंकि हम डिफ्रैक्शन कहते ही सिर्फ उसको है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसका मतलब फिर ये होगा कि जो इंटेंसिटी होती है ना डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम की वो इंसिडेंट एक्सरे बीम के मुकाबले में बहुत कम हो जाती है। तो कहता है the terms reflected beams and reflecting planes are often used for diffracting planes and diffracted beams, यानी वही कि आप इसको जो ना रिफ्लेक्टेड बीम का वर्ड यूज करते हैं कि जब आप एक बीम की बात कर रहे हैं, और रिफ्लेक्टिंग प्लेन की बात करते हैं आप जब, तो इसका मतलब होता है कि वो खास प्लेन जहां से जो बीम्स है ना वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये टर्म दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हमने देखना है यहाँ पे खास बात ये है, जैसे अभी भी हमने बात की है कि वो कौन सी कंडीशन है कि जिस कंडीशन में डिफ्रैक्शन होगी। हम बात करते हैं कि जहाँ पे ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा। अब हमने देखना है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है और कब हमें जो ना वो डिफ्रैक्टेड बीम मिलेगी और कब हमें डिफ्रैक्टेड बीम मिलेगी। यानी जो पॉसिबल डिफ्रैक्शन डायरेक्शंस है ना वो कौन सी होंगी, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें कैसे मिलेंगी, इसको जरा जो ना समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने के लिए बच्चों सिर्फ अगर आप, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि सिर्फ आप अगर जो ब्रैग्स लॉ है ना सिर्फ आप अगर इसके ऊपर गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको समझ आ सकती हैं, क्योंकि ब्रैग्स लॉ के अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर यूज हो रहे हैं वही आपको जो है ना बहुत सारी बातें बता देते हैं। मसलन ये देखिए यहाँ पे जो ना आपके सामने ये ब्रैग्स लॉ लिखा हुआ है, इस स्लाइड में ये नीचे लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने पहले भी बात की थी कि पहले तो आपको यहाँ पे देखने की ये जरूरत है कि इस इक्वेशन के अंदर यानी ब्रैग्स लॉ के अंदर तीन टोटल जो ना वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। टोटल यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से हैं? कह लेंगे टोटल यहाँ पे तीन पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। एक यहाँ पे लैम्डा है यानी वेवलेंथ है, दूसरी यहाँ पे डी स्पेसिंग है और तीसरी यहाँ पे जो ना थीटा जो एंगल है। तो इसका मतलब है कि तीन यहाँ पे टोटल पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इनमें से जो ना किसी एक पैरामीटर को कर देते हैं फिक्स। यानी आमतौर पर हम जो मेथड है यूज करते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं कि लैम्डा को हम फिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम जो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करनी है तो उसके लिए हम लैम्डा को फिक्स कर देते हैं। तो जब हमने लैम्डा को फिक्स कर दिया तो उसका मतलब है कि बाकी हमारे पास जो पैरामीटर्स है ना वो क्या रह गए हैं, एक डी यानी और एक रह गया थीटा हमारे पास। ठीक है, अब ये डी क्या चीज है, आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे? पाथ डिफरेंस स्पेसिंग है सर। स्पेसिंग है। डी क्या चीज है? डी स्पेसिंग है, यानी ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग, प्लेन्स के दरमियान जो फासला होता है। ठीक है, ये वही चीज है ना
जो प्लेन्स के दरमियान फासला होता है। सर इसको हमने पहले ए से भी शो किया था ना? ए से तो शो इसको हमने नहीं किया कभी भी। सर डिस्टेंस बिटवीन टू लेटेस्ट पॉइंट इसका वो ए से शो किया था। हाँ, वो तो लेटेस्ट कांस्टेंट वो होता है एक ना, लेयर में। वो लेटेस्ट कांस्टेंट होता है ना, लेटेस्ट कांस्टेंट वो तो यूनिट सेल का एक ही होता है ना, लेकिन डी स्पेसिंग जो है ना ये प्लेन्स के दरमियान फासला होता है। वो ए आप उसको उस वक्त कहेंगे जब आप 100 की बात करेंगे, 100 प्लेन की बात करेंगे, तो 100 प्लेन में जाहिर है कि जो आपका आता है ना, जो लेंथ आती है आप उसको लेटेस्ट कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है। लेकिन जब आप 110 की बात करोगे, जब आप डी स्पेसिंग की बात करोगे 110 की, तो उसमें तो वो ए के इक्वल नहीं आएगा। डी और ए आपस में बराबर होंगे जब आप डी स्पेसिंग की बात करोगे, किसकी? 100 प्लेन की, ठीक है। जब आप 110 की बात करोगे तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। नहीं होंगे। ओके सर, थैंक्स। अच्छा बच्चों, अब अगली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने ये बात की कि डी यहाँ पे डी स्पेसिंग को शो करती है, और डी स्पेसिंग क्या है, ये जो है ना डिफरेंट प्लेन्स को शो करती है, ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स को शो करती है। अब फर्ज करें कि हमारा जो क्रिस्टल है ना, हमारा जो मटेरियल है जिसको हम चेक करने जा रहे हैं, उस मटेरियल के अंदर अगर 6 किस्म के डिफरेंट डी स्पेसिंग मौजूद है, 6 किस्म की डी स्पेसिंग मौजूद है, तो जाहिर है जब उसमें 6 किस्म की डी स्पेसिंग मौजूद है तो आपको एंगल की वैल्यूज कितनी मिलेंगी इस फार्मूले से? सर 6 ही, क्योंकि सर हर एंगल हर लेयर पे जाके अलग तरीके से एंगल बनेगा। गुड, शाबाश। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब आपने इस पैरामीटर को यानी लैम्डा को आपने कर दिया फिक्स, आपके पास डी स्पेसिंग के लिए 6 वैल्यूज हैं, क्योंकि आपके मटेरियल में 6 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन मौजूद है, 6 डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेन। फॉर एग्जांपल आपके मटेरियल में 100 प्लेन मौजूद है, आपके मटेरियल में 110 प्लेन मौजूद है, आपके मटेरियल में 111 प्लेन मौजूद है, आपके मटेरियल में 210 प्लेन मौजूद है, आपके मटेरियल में 220 प्लेन मौजूद है, आपके मटेरियल में 222 प्लेन मौजूद है। तो टोटल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फर्ज करता हूं कि 6 प्लेन मौजूद है। तो अगर 6 तरह के प्लेन्स मौजूद हैं तो उसका मतलब है 6 तरह की डी स्पेसिंग मौजूद है। तो हर डी स्पेसिंग जो है ना वो दूसरे से डिफरेंट होगी, यानी 100 में जो डी स्पेसिंग है वो 110 से डिफरेंट होगी। तो जब 6 तरह की डी स्पेसिंग मौजूद है, तो आप जब 6 वैल्यूज डी स्पेसिंग की, यानी फर्स्ट करें जो पहली वैल्यू है उसको D1 कह लें, दूसरी को D2 कह लें, तीसरी को D3 कह लें, सो ऑन। तो जब आप D1 की वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 1 वैल्यू ऑफ थीटा, उसको आप थीटा 1 कह लें। जब आप दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे D2 पुट करेंगे, यू विल गेट सेकंड वैल्यू ऑफ थीटा। जब आप D3 पुट करेंगे यू विल गेट थर्ड वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसका मतलब यह है कि जितनी वैल्यूज आप D की यहाँ पे पुट करेंगे उतनी वैल्यूज आपको थीटा की मिल जाएंगी, यानी कि उतने एंगल्स के ऊपर डिफ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई हुआ है। जो D वैल्यू मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू थीटा की बनेगी वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो उस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन होगी, उस डायरेक्शन में पीक जाएगी जिस डायरेक्शन में जो है ना कोई फिजिबल डी वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। तो इसी को फाइंड करने के लिए बच्चों हम करते क्या हैं, हम ये करते होते हैं कि ये जो ब्रैग्स लॉ है ना हमारे पास, इसको हमने कंबाइन करना है इस इक्वेशन के साथ। ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ये है 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² ओवर a²। जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है BS ऑनर्स में, उनको पता होगा इस इक्वेशन का, उन्होंने ये यूज की होगी। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² ओवर a²। जी बच्चों, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल वेक्टर। नहीं बच्चे, रेसिप्रोकल वेक्टर नहीं है ये। सो ये हमने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में यूज किया था। अच्छा ठीक है।
सर ये सर, प्लेन स्पेसिंग इक्वेशन है। जी, इसको बोलते हैं प्लेन स्पेसिंग सर प्लेन इक्वेशन। स्पेसिंग इक्वेशन। प्लेन स्पेसिंग इक्वेशन भी इसको कहते हैं, बिल्कुल, इसको प्लेन स्पेसिंग इक्वेशन भी कहते हैं, इसको डी स्पेसिंग इक्वेशन भी कहते हैं, इसको लैटिस स्पेसिंग इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि लैटिस स्पेसिंग इक्वेशन या प्लेन स्पेसिंग इक्वेशन बोलना एक ही बात है। ये देखें ना कि इसमें रिलेशन किन के दरमियान है, इसमें रिलेशन है डी स्पेसिंग में और एचकेएल में। एचकेएल क्या होते हैं, ये मिलर इंडिसेस होते हैं, ये किसी खास प्लेन के लिए होते हैं। यानी अगर आप 100 प्लेन की बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है कि एच की वैल्यू 1 है, के की 0 है, एल की 0 है। अगर आप 111 प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है एच, के और एल तीनों की वैल्यूज 1 के इक्वल है। तो ये उनके दरमियान जो है ना एक रिलेशन बताती है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन है क्यूबिक सिस्टम के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l²। इस इक्वेशन में मैंने बता दिया आपको HKL तो ज़ाहिर है ये मिलर इंडिसेस हैं, यानी डिफरेंट प्लेन्स को शो करते हैं। डी का मतलब यहाँ पे डी स्पेसिंग है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, प्लेन्स के दरमियान जो फासला होता है। और ए यहाँ पे लेटेस्ट कांस्टेंट है। लेटेस्ट कांस्टेंट का मतलब है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का फासला यूनिट सेल के अंदर। अब बच्चों मैंने बात की है, मैंने बताया आपको कि ये वाली जो इक्वेशन है ना 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² ओवर a², ये इक्वेशन है क्यूबिक सिस्टम के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। हमारे पास टोटल जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं वो कितने होते हैं, कोई स्टूडेंट आप में से बताएगा मुझे? 7 होते हैं सर, 7। टोटल जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, ये क्यूबिक सिस्टम के लिए लिखी हुई है। जो अगले 6 सिस्टम्स हैं उनके लिए ये इक्वेशन डिफरेंट होती है। जब हम क्यूबिक सिस्टम से डील करेंगे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हमारा सिस्टम टेट्रागोनल होगा वी विल यूज अनदर इक्वेशन। हेक्सागोनल के लिए डिफरेंट है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रॉम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, उन सब के लिए ये इक्वेशन जो है ना अलग से होगी। ये इक्वेशन है क्यूबिक सिस्टम के लिए, ठीक है। पहले हम क्यूबिक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, फिर आगे बाकी भी इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम ए जो ना वो लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर क्यूबिक से हम डील कर रहे हैं। तो क्यूबिक के अंदर हमें पता है कि लेटेस्ट कांस्टेंट ए, बी और सी तीनों बराबर होते हैं। तो जब हमने ए फाइंड कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी भी और सी भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ए, बी और सी तीनों बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो ए आ रहा है। जब हम टेट्रागोनल सिस्टम से डील करेंगे और उसमें हमें पता है कि ए और बी बराबर होते हैं और सी डिफरेंट होता है, तो उसके लिए ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है। टेट्रागोनल सिस्टम के लिए हम इसको लिखेंगे 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² ओवर a² प्लस l² ओवर c²। यानी वहां पे a और c हम फाइंड करेंगे टेट्रागोनल सिस्टम के लिए, क्योंकि a और b बराबर होते हैं। a फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने b भी फाइंड कर लिया। तो क्यूबिक सिस्टम में हमने सिर्फ a फाइंड करना होता है, क्योंकि a फाइंड करने का मतलब है कि b और c भी उसके इक्वली होते हैं। तो बच्चों करना क्या हमने कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करने से क्या मुराद है, आपने देखना होता है कि इन दोनों इक्वेशन में कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कॉमन पैरामीटर कौन सा है। तो कॉमन यहाँ पे हमें डी नजर आ रहा है, इधर भी डी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी डी इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लें और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। तो इसका मतलब है कि हमारी डी से जान छूट जाएगी, यानी लेटेस्ट स्पेसिंग हमें डायरेक्ट फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। तो या दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो ना जैसे यहाँ पे 1/d² लिखा हुआ है ना, आप इधर से भी 1/d² की वैल्यू निकाल लें। तो 1/d² जो है ना इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हो तो हमें पता है कि राइट हैंड साइड्स भी बराबर होती है। तो काम बच्चों हमने ये करना है कि एक इक्वेशन से डी की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी में पुट कर देना है। तो रिजल्टेंटली क्या होगा, ये वही दोनों इक्वेशन दोबारा लिखी हुई हैं। ये ब्रैग्स लॉ है हमारे पास और ये प्लेन स्पेसिंग इक्वेशन है फॉर ए क्यूबिक सिस्टम। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब डी की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इधर पुट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी ना वो ये आएगी sin² थीटा इज इक्वल टू λ² ओवर 4a² इंटू h² प्लस k² प्लस l²।
ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा काम है। आप अपनी कागज पेंसिल पकड़ के ना तो क्लास के बाद आप इसको खुद कीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों रिलेशंस को कंबाइन करना है, तो रिजल्टेंटली आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा कि यहाँ से आपने डी की वैल्यू फाइंड करके इधर आप डी की वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्टेंटली आपके पास इस किस्म का रिलेशन आ जाएगा। अब बच्चों आप इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यानी ये हमें पूरे इस एक्सपेरिमेंट का जो थीम है ना वो बता देती है। ठीक है, उसकी लॉजिक हमें समझा देती है। यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि ये लिखा हुआ है लैम्डा स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। लैम्डा तो ज़ाहिर है एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज कर रहे हैं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। a लेटेस्ट कांस्टेंट है, ये भी यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर होगा। किसी एक मटेरियल के लिए ज़ाहिर है a की वैल्यू सेम होती है, तो ये भी कांस्टेंट फैक्टर हो गया। 4 भी ज़ाहिर है कांस्टेंट नंबर है, तो ये वाला पूरे का पूरा जो फैक्टर है ना ये एक कांस्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रिलेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, क्योंकि ये यहाँ पे एक कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच के एल है ना उनका एक खास तल्लुक होता है थीटा के साथ, कि जितनी किस्म के एच के एल हमारे मटेरियल में मौजूद हैं, जितनी किस्म की एच के एल वैल्यूज हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, हमें उतनी थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाती हैं। अगर उसमें 110 एच के एल मौजूद है तो उसके अकॉर्डिंगली हम थीटा फाइंड कर लेंगे। अगर 110 एच के एल मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली थीटा फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे पास 111 एच के एल मौजूद है तो उसके अकॉर्डिंगली हम थीटा फाइंड कर लेंगे। या दूसरे लफ्जों में मैं इसी बात को यूं भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसी बात को मैं यूं भी करता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है ना, उसने हमें थीटा की वैल्यूज देनी है। तो उसने जो हमें थीटा की वैल्यू दी है ना, फर्ज करें उसने हमें 6 वैल्यूज दी हैं थीटा की, तो जब हम पहली वैल्यू थीटा की पुट करेंगे हमारे पास एक सेट एच के एल वैल्यूज का आ जाएगा। जब हम दूसरी वैल्यू थीटा की पुट करेंगे हमारे पास दूसरा सेट एच के एल वैल्यूज का आ जाएगा। जब हम तीसरी वैल्यू थीटा की यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास तीसरा जो है ना वो एच के एल वैल्यू का सेट आ जाएगा। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में थीटा की वैल्यूज डिफ्रैक्टोमीटर डायरेक्टली देता है। उन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम जो मुतलका एच के एल वैल्यूज है ना वो फाइंड करते हैं। अगर इस इक्वेशन से देखें तो जैसे कि 110 हो या 011 हो या 0101 हो, उस पे ये थीटा की वैल्यू सेम नहीं आएगी दोबारा बोलने जरा, इक्वेशन के मुताबिक। दोबारा बोलने जरा। जैसे एच के एल की जो वैल्यूज हैं 110 हो या 011 हो या 101 हो, तो थीटा की वैल्यू सेम नहीं आएगी। बिल्कुल सेम आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सेम आएंगी। और देखें ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम 100 की बात करते हैं ना तो 100 का मतलब होता है कि इसमें 010 और 001 शामिल है, क्योंकि 100 और 010 और 001 में डी स्पेसिंग सेम होती है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन होगी, जो रिफ्लेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, तो हमें एक ही एंगल वैल्यू, एक ही जो वैल्यू है ना एंगल की वो मिलती है। इसी तरह 110 और 101 और 011 जो आप कह रहे हैं इनके दरमियान में डी स्पेसिंग सेम होती है क्यूबिक सिस्टम के अंदर, यानी जो डी स्पेसिंग होती है 110 में वही 101 में होती है और वही 011 में होती है, इसलिए उनकी कंट्रीब्यूशन भी सेम आएगी। तो ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम जब भी 100 की बात करते हैं तो वो सिंपल 100 नहीं होता, बल्कि 100 के अंदर 010 और 001 भी इंक्लूडेड होता है, वो समझे उसमें बिल्ट इन वैल्यू होती है। सर ये हम डायमेंशन के लिहाज से कह सकते हैं फिर? क्या मतलब डायमेंशन के लिहाज से? मतलब सर 100 अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, 010 अलोंग वाई एक्सिस हो गया और 001 अलोंग जी एक्सिस हो गया। हाँ जी, जाहिर है, वही तो मैंने कहा ना कि इनमें डी स्पेसिंग सेम होती है, लिहाजा उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो जब हम ये प्लेन पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 110 प्लेन है, तो 110 प्लेन के लिए जाहिर है कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें 110, इसकी वैल्यू 1 पुट करें, इसकी वैल्यू 1 पुट करें, इसकी वैल्यू 0 पुट करें, तो 1 स्क्वायर
1 ही आएगा, फिर 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ज़ाहिर है आंसर 2 आ गया। तो ये इसे कट होकर तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप जो है ना किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के लिए जो एंगल है ना वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको फर्ज करें जो एंगल है ना वो डिफ्रैक्टोमीटर ने दे दी है, तो वहां से आप HCl की वैल्यूज को गैस कर सकते हैं। वो हम कैसे गैस करेंगे वो हम अभी आगे चल के देखते हैं जरा। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, ये आई है क्यूबिक सिस्टम के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। तो अगर हमारा मटेरियल क्यूबिक है तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे HCl वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। और अगर कोई और सिस्टम है यानी टेट्रागोनल है तो उसके लिए इस इक्वेशन की जो शेप है थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ना उसने टेट्रागोनल के लिए लिखी हुई है, और टेट्रागोनल के लिए देखें ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओवर c स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि टेट्रागोनल सिस्टम के लिए हमने a लेटेस्ट कांस्टेंट भी फाइंड करना होता है और c लेटेस्ट कांस्टेंट भी फाइंड करना होता है, इसलिए यहाँ पे इस इक्वेशन की शेप जो है ना वो डिफरेंट होगी। सर डिफ्रैक्शन फिर ये 7 सिस्टम के लिए ये इक्वेशंस डिफरेंट बनेंगी, जैसे मोनोक्लिनिक के लिए h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर l स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा सर? बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो मैंने बताया आपको, वो 7 सिस्टम के लिए 7 इक्वेशन बनेंगे, वो डिफरेंट इक्वेशन बनेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे चल के ना कि ये मैंने आपको क्यूबिकली बताई है। जो बाकी 6 सिस्टम्स है ना उनके लिए जो इक्वेशन है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिर आप उनको कंबाइन करके ना तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं। Diffraction directions are determined solely by the shape and size of the unit cell। कहता है कि जो diffraction directions है ना ये फाइंड की जाती हैं यूनिट सेल के शेप और साइज के मुताबिक, ठीक है। कन्वर्सली बाय द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम्स, कहता है कि इस बात को हम उलट तरीके से भी बयान कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्शंस मौजूद हो, डिफ्रैक्टेड बीम्स की डायरेक्शंस मौजूद हो, तो वहां से हम जो है ना शेप और साइज जो है ना यूनिट सेल का वो फाइंड कर सकते हैं। और यही काम हम इस एक्सपेरिमेंट में करते हैं। यानी जो डिफ्रैक्टोमीटर का ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, यानी जब हम ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें एंगल की वैल्यूज ही मिलती हैं। यानी जो डिफ्रैक्टोमीटर है वो हमें एंगल की वैल्यूज निकाल के देगा। वो बताएगा कि वहां पे जो पहली पीक है वो किस एंगल पे आ रही है, जो दूसरी पीक है वो किस एंगल पे आ रही है, जो तीसरी पीक है वो किस एंगल पे आ रही है। तो अगर वहां पे 6 पीक्स आ रही हैं तो उसका मतलब है हमें वहां पे 6 वैल्यूज जो है ना वो एंगल की मिलेंगी। तो वो जो 6 वैल्यूज हमें एंगल की मिलेंगी ना उनको हम सॉल्व करके तो HCl जो है ना उनके मुतल्लिका वो फाइंड करेंगे। सर अगर हम बिल्कुल न्यू मटेरियल तैयार करते हैं उसका सर हमें पता ही नहीं उसके प्लेन क्यूबिक हैं, वो कैसे हम फाइंड करें? क्यूबिक हैं, मोनोक्लिनिक हैं या टेट्रागोनल? हसनैन अहमद जिया, गुड क्वेश्चन। बात ही होती है कि देखें टोटल हमारे पास जो सिस्टम है ना, टोटल बच्चों हमारे पास जो सिस्टम है ना वो 7 है। माइक उम्मे अमन अपना माइक बंद करें प्लीज। सर टोटल क्वेश्चन रिपीट कर दें, उसने क्या पूछा है? जी क्वेश्चन पूछा है जी हसनैन साहब ने कि टोटल तो हम मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है अगर हमारे पास हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा क्रिस्टल है, हमें नहीं पता कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है या टेट्रागोनल है या हेक्सागोनल है, हमें उसका नहीं पता, ठीक है। तो फिर हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है हमें ये कैसे पता चलेगा? तो ये क्वेश्चन था, इसको मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें देखो बच्चों एक बात तो ये है, एक बात तो आप इसको इस तरीके से समझे कि जो काम हम कर रहे होते हैं ना, एक तो हमें ना उसका थोड़ा आइडिया होता है कि हम जिस मटेरियल से डील कर रहे हैं ना उस मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसा होगा, ठीक है। हसनैन मेरी बात सुन रहे हो गौर से? जी सर। ठीक है।
अब देखो ना, असल में होता क्या है कि इस जो एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ करते हैं ना, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर को हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। वो हम ऐसे यूज़ करते हैं ना कि ये देखें, अभी निमरा को कोई मसला हो रहा है, ये लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं इसने स्लाइड के ऊपर। जी, मैं ये बात कर रहा था कि देखें, आपको टारगेट मिला हुआ है, आपको आपके टीचर ने कहा है जी जाओ लैब में, और लैब में जाके ना तो आप जिंक सल्फाइड बनाओ। ठीक है, आपने खुद अपना मटेरियल तैयार करना है, आपने जिंक सल्फाइड आपने तैयार करना है। या आपको कहा गया जी आप ZnO बनाओ, जाके ना जिंक ऑक्साइड आप खुद बनाओ। या आपको कहा गया जी कैल्शियम टाइटेनेट जो है ना CaTiO3 आप खुद बनाओ जाके। आप जाते हैं लैब में जाके ना तो काम करते हैं और आप वो मटेरियल बना के ले आते हैं, आप कैल्शियम टाइटेनेट बना के ले आते हैं, या आप जिंक ऑक्साइड बना के ले आते हैं। आप कहते हैं जी ये जिंक ऑक्साइड बन गया, लेकिन आप कैसे उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि जी वाकई ये बना कि नहीं बना? क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड है वो बोल के तो नहीं बताएगा कि मैं जिंक ऑक्साइड हूँ और मैं बन गया हूँ। या जो कैल्शियम टाइटेनेट होगा वो आप तो बना के ले आए हैं, जो मेथड आपको दिया गया आप उसके मुताबिक बना के ले आए हैं, लेकिन जस्ट जब मटेरियल वो बन गया तो मटेरियल की शक्ल देख के तो पता नहीं चलता कि ये मटेरियल है कौन सा, इसका मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उसको लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करेंगे, आप उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, आप उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करेंगे। जब आप उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद अगर उसका जो कैल्शियम टाइटेनेट है, फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम टाइटेनेट बनाया, तो आपको पता होता है क्योंकि ये पहले से डिटर्मिन्ड है, एक पहले से एक हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है, उस लाइब्रेरी में हर मटेरियल का डेटा मौजूद है, उस लाइब्रेरी में हर मटेरियल का डेटा मौजूद है, उस लाइब्रेरी में जो कैल्शियम टाइटेनेट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी हुई है। उसको कैसे रीड करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आपने जिंक ऑक्साइड बनाया तो हमारे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है, उस लाइब्रेरी में जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वहां पे लिखा हुआ है कि जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है और उसकी A, B और C की ये वैल्यूज होती हैं। अगर कैल्शियम टाइटेनेट से आप डील कर रहे हैं तो हमारी लाइब्रेरी में पूरा इसका डेटा मौजूद है और उसमें लिखा हुआ है जो कैल्शियम टाइटेनेट है इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है और इसके लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स की ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पहले से पता होता है कि जो कैल्शियम टाइटेनेट है ना इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा। ठीक है, तो आपने तो जस्ट कंफर्म करना है कि जो मटेरियल मैंने बनाया है, जो मैंने खुद तैयार किया है अपनी लेबोरेटरी में, अपने हाथों से मैंने तैयार किया है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये कैल्शियम टाइटेनेट बना कि नहीं बना। तो उसको चेक करने के लिए जाहिर है कि आपने वो सारा प्रोसीजर करना है, आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करना है और डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करके उसको एनालाइज करना है। अगर उसके लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज वही आती हैं जो कि लाइब्रेरी में डेटा मौजूद है वहां पे लिखी हुई हैं, तो अगर वैल्यूज उसके साथ मैच कर जाती हैं तो फिर आपको यकीन हो गया कि मेरा जो मटेरियल है वो कैल्शियम टाइटेनेट ही है। जबकि अगर आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपने कैलकुलेशंस की हैं, आपने उसका स्ट्रक्चर फाइंड किया है, आपने लेटेस्ट कांस्टेंट फाइंड किए हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यूज है ना वो उस डेटा से मैच नहीं करती जो कि लाइब्रेरी में मौजूद है, तो फिर इसका मतलब ये है कि या आपकी कैलकुलेशंस गलत है। अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप वो मटेरियल नहीं बना सके जो आप बनाना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, आप उस गलती को ढूंढें, मटेरियल को दोबारा से बनाएं, दोबारा से उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालें और दोबारा से उस डेटा को मैच करें लाइब्रेरी में मौजूद डेटा के साथ। अगर वो मैच हो गया तो यू हैव डन, यू हैव मेड यू अ सैंपल, और अगर वो मैच नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपका मटेरियल नहीं बना। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आम तौर पर हमें पहले से पता होता है कि हम जिस मटेरियल पे काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है,
इसके लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज क्या आनी चाहिए। तो अगर हमारे सैंपल की हमारी वैल्यूज वो आती हैं तो उसका मतलब यह है कि हम मटेरियल या खुद बनाने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात है। यहां तक बात समझ आई आपको हसनैन? जी सर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फर्ज करें कि आप बिल्कुल ही किसी नए मटेरियल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही किसी नए मटेरियल पे काम कर रहे हैं कि जिसका जो है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर पहले किसी ने फाइंड ही नहीं किया हुआ, मतलब मालूम ही नहीं है हमें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही नया मटेरियल है, उसका डेटा हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, या अगर डेटा फर्ज करें मौजूद भी होता है बाज दफा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो मटेरियल हम बना रहे हैं ना इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो उसका फिर क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार बच्चों ये होता है कि आपको फिर जाहिर है बारी बारी जो ना वो सारी ऑप्शंस ट्राई करनी पड़ती हैं। आप पहले अपने डेटा को, जो आपको डेटा मिलता है डिफ्रैक्टोमीटर से, आप अपने डेटा को पहले एनालाइज करते हो क्यूबिक समझ के, क्यूबिक वाली इक्वेशन यूज करके तो आप डेटा को एनालाइज करते हो। ठीक है, तो अगर आपका जो एनालिसिस है ना वो परफेक्ट हो गया है, तो यानी आपकी जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट आई है, तो उसका मतलब है कि आपका जो मटेरियल है वो क्यूबिक ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका मटेरियल क्यूबिक नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी बात गौर से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मटेरियल क्यूबिक नहीं है, आपका मटेरियल है फर्स्ट करें टेट्रागोनल है, या आपका मटेरियल हेक्सागोनल, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है, तो फिर क्यूबिक वाली इक्वेशन जब आप यूज करेंगे ना तो वो मटेरियल वो सॉल्व ही नहीं होगा, उसका प्रॉपर आंसर ही नहीं आएगा। वो आंसर मतलब कैसे गलत आएगा वो आगे चल के जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको इस बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर मटेरियल का स्ट्रक्चर क्यूबिक नहीं है तो फिर वो जो डेटा है ना वो क्यूबिक वाली इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं होगा। तो जब उससे सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप अगली इक्वेशन ट्राई करेंगे, फिर आप टेट्रागोनल को ट्राई करेंगे। अगर वो टेट्रागोनल वाली इक्वेशन को आपने सॉल्व मतलब यूज करके डेटा को सॉल्व किया है, तो अगर वो सॉल्व हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होगा। अगर वो टेट्रागोनल वाली इक्वेशन से भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप अगली इक्वेशन ट्राई करेंगे। इस तरीके से आप जो ना बारी बारी सातों इक्वेशंस को ट्राई करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस इक्वेशन को इस्तेमाल करने से आपका डेटा सॉल्व हो गया है तो आपके मटेरियल का स्ट्रक्चर वही होगा जिस इक्वेशन को एक्सेप्ट करके तो आपका जो रिजल्ट है ना वो ठीक आए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये सारा काम जो XRD की मशीन का सॉफ्टवेयर होता है ड्राइवर, वो खुद ही नहीं कर रहा होता? खुद ही देखें, अगर सॉफ्टवेयर खुद कर रहा है तो सॉफ्टवेयर बनाया किसने है? सर डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए, बनाया भी इंसानों ने ही है और साइंटिस्ट ने ही बनाया है, जाहिर है लेकिन ये सारा कुछ बिल्कुल इंसानों ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है इंसानों ने बनाया ना, वो कोई लिखी लिखाई तो किसी किताब में मौजूद नहीं था ना पहले। ठीक है, तो जब वो सॉफ्टवेयर इंसानों ने बनाए हैं ना तो उसका मतलब ये है कि उसके पीछे जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, जो कैलकुलेशन इस्तेमाल हुई हैं, जो लॉजिक्स इस्तेमाल हुई हैं ना, वो लॉजिक्स उस सॉफ्टवेयर में इंसानों ने ही फीड की है ना। डेफिनेटली सर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उसके पीछे कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं, अगर सॉफ्टवेयर ने हमें कैलकुलेट करके बता दी है स्ट्रक्चर, उसने लेटेस्ट कांस्टेंट बता दिए हैं, तो बिल्कुल हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद हैं जो ये काम जो ना वो चंद सेकंड्स में कर देते हैं। लेकिन वो काम उसने किया कैसे है, बतौर साइंटिस्ट हमें इस बात का पता होना चाहिए। अगर हमें उसके मतलब नहीं पता उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसने ये काम कैसे किया है, तो फिर जाहिर है कि हमें इस कोर्स को पढ़ने का जो ना कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब कोई मकसद समझ नहीं आता। क्योंकि देखें, ये कोर्स हम पढ़ रहे हैं कि हमने आगे जो ना वो रिसर्च करनी है और रिसर्च में जाना है। रिसर्च से क्या मुराद है, मैंने आपको पहले दिन जो है ना वो इस कोर्स का मतलब समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है ना, बहुत सारे मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करें, मटेरियल को अपनी मर्जी के मुताबिक हम उनसे रिजल्ट लें,
हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को ट्यून करें, तो उसके लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। हम उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ खेलेंगे, उसको ट्यून करेंगे, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करेंगे, तो हम उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकते हैं, हम उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको पता होगा ना कि उसका स्ट्रक्चर है क्या, उसमें कौन सा एटम कहाँ पर मौजूद है, उसकी वहां पे कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जब तक हम इसको पूरे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे, हम उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करेंगे, तो हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अगरचे ये सॉफ्टवेयर आजकल सारा काम वो कर देते हैं, वो चंद सेकंड में सारा काम कर देते हैं, लेकिन वो ये काम करते कैसे हैं, बतौर साइंटिस्ट, बतौर रिसर्चर, उसका हमें पता होना चाहिए, उसकी लॉजिक का हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमें ये सारी चीजें जो है ना वो डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। एक सर और क्वेश्चन है, जिस तरह सर हम पीछे एक्सरे का मतलब कि एटम के साथ इंटरेक्ट होता है, एक लेयर में जितने एटम पड़े हैं, फिर नीचे वाली लेयर में जितने एटम पड़े हैं, अब एटम के साथ जाके वो इंटरेक्ट किया उसने, अब वो सर क्या, जब इलेक्ट्रॉन वगैरह जब ऊपर नीचे करेगी तो उसकी रेज जो है वो एक ही उसी तरफ निकलेंगी जिस तरफ हम वो डायग्राम बनाते हुए दिखाते हैं, या किसी और तरफ निकल जाएंगी? अगर किसी और तरफ निकलती हैं फिर तो सर ज़ाया हो जाएंगी। प्लेन से डिफ्रैक्शन के बाद सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएंगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अगर हमारे प्लेन सिस्टमेटिक हैं। तो अगर प्लेन सिस्टमेटिक नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो स्कैटर कर जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद जहां जहां पे जिस एंगल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां से हमें सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा कि जिसको एनालाइज करके हम अपने मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, जो इम्पोर्टेंट बात आज हमने एक और देखनी है ना, वो ये है कि देखें, अभी तक हम जो बात करते आए हैं ना, हम बात करते आए हैं कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में, यानी एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर के एक्सपेरिमेंट में ना मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करनी है, ठीक है। तो आज हम एक और बात जो ना वो करने जा रहे हैं कि क्या हमने हर वक्त मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करनी होती हैं, या मोनोक्रोमेटिक के अलावा भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो इस कोर्स में किया जाता है, और वाइवास के दौरान भी ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर में या एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या हम कंटिन्यूस एक्सरे यूज कर सकते हैं। तो इसका जवाब जो है ना स्टूडेंट आमतौर पर फौरन देते हैं, जी नहीं, हम मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं। तो बच्चों, आज के बाद आपने याद रखना है कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करनी है या कंटिन्यूस यूज करनी है, ये दोनों यूज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास आमतौर पर 3 मेथड्स होते हैं, जिनके नाम अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, वो 3 तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। एक मेथड जो हम आमतौर पर यूज करते हैं उसको बोलते हैं लॉवे मेथड, ठीक है। दूसरा एक मेथड है उसको बोलते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं पाउडर मेथड्स, ठीक है। पाउडर मेथड या इसको पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड कहते हैं। तो बच्चों, आमतौर पर ये जो तीसरा मेथड है ना, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। यानी कह लें कि दुनिया की जो 80% लैब्स है ना, उनके अंदर यही मेथड यूज होता है, ठीक है। इसलिए इस मेथड को हम डिटेल से पढ़ते होते हैं, और यहाँ पर भी हम इस मेथड को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। बाकी जो 2 मेथड्स हैं, जो लॉवे मेथड है और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है, इसकी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मेन इसका सेटअप देखेंगे, इसको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। हमारे लिए जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है ना, यही काफ़ी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं ना, उनको ये कवर कर लेता है, और आसानी के साथ हम उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो इन मेथड में फ़र्क क्या है? The basic requirement of these methods is to vary either lambda or theta so that Bragg's condition satisfies। यानी आप देखें ना, जो हम ब्रैग्स लॉ पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ब्रैग लॉ के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, टोटल 3 पैरामीटर्स हैं। एक लैम्डा है, यानी वेवलेंथ है, और बाकी एक डी स्पेसिंग है, और एक वहां पे है थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब उसमें जो 2 पैरामीटर्स है ना, लैम्डा और थीटा,
ठीक है, इनमें से हम क्या करते हैं कि ए को हम करते हैं फिक्स और दूसरी को हम चेंज कर सकते हैं। पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में हम लैम्डा को फिक्स कर देते हैं, यानी इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे जो है ना इस स्लाइड में दोबारा से वो लिखे हुए हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स। पहला हमारे पास लावे मेथड है, दूसरा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है और तीसरा पाउडर मेथड है जिसको हम पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड कहते हैं। इनमें फर्क क्या है ये जरा गौर से देख लें कि जो लावे मेथड है ये हमें आमतौर पर जो क्रिस्टल की ग्रोथ ओरिएंटेशन है ना वो फाइंड करने में हेल्प करता है, और आमतौर पर जो सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स है ना उनके लिए ये बेस्ट रिजल्ट देता है। इसमें हम जो ना पॉलीक्रोमेटिक बीम यूज करते हैं और एंगल हम रखते हैं फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे एंगल को फिक्स किया जाता है और पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम यूज की जाती है, यानी यहाँ पे आप कंटिन्यूस एक्सरे यूज कर सकते हैं लावे मेथड में। जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है ये हमें लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करने में बड़ी हेल्प करता है, बड़ी आसानी के साथ आप फाइंड कर सकते हैं। ये भी आप सिंगल क्रिस्टल के लिए यूज करते हैं, यानी उसके लिए आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन इसमें आप मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करते हैं और वेरिएबल एंगल, यानी आप एंगल को यहाँ पे वेरी करते हैं। यानी तो दोनों में जो फर्क है यहाँ पे लावे मेथड में और रोटेटिंग क्रिस्टल में वो ये है कि लावे मेथड में हम कंटिन्यूस एक्सरे बीम यूज कर रहे हैं, जबकि रोटेटिंग क्रिस्टल में हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम यूज कर रहे हैं। लावे मेथड में हम एंगल को फिक्स कर देते हैं, जबकि रोटेटिंग क्रिस्टल में हम एंगल को चेंज करते हैं। जो बच्चों तीसरा मेथड है ना पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, जो कि हम आमतौर पर यूज करते हैं, उसमें कहता है कि जो लेटेस्ट पैरामीटर्स है ना ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं यानी जो पाउडर फॉर्म में होते हैं हमारे मटेरियल आमतौर पर, अगरचे ये इसका नाम असल में पाउडर डिफ्रैक्शन है, शुरू में तो ये पाउडर के लिए किया गया था, लेकिन यही जो मेथड है ना असल में आप इस मेथड की मदद से जो बल्क मटेरियल्स हैं यानी जो थिन फिल्म्स हैं ना उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड असल में इसका एक रवायती नाम सा पड़ गया हुआ है शुरू से, क्योंकि पहले जो ना ये पाउडर सैंपल इसे टेस्ट की जाते थे, लेकिन अब इसी डिफ्रैक्टोमीटर के अंदर इसी मशीन के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि चाहे आपका सैंपल पाउडर फॉर्म में है, चाहे वो थिन फिल्म फॉर्म में है, चाहे वो बल्क फॉर्म में है, तो आप हर किस्म के जो सैंपल है ना वो टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नाम इसका जो ना वो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड ही है, और इसमें भी हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम यूज करते हैं और वेरिएबल एंगल यानी एंगल हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए किसी भी एग्जाम में या वाइवा में कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या आप कंटिन्यूस एक्सरे यूज करते हैं या मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? both are used. दोनों यूज करेंगे। दोनों यूज होते हैं। दोनों सर। बिल्कुल, आपका जवाब ये होगा इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड वी आर यूजिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड वी चूज फॉर डिफ्रैक्शन। ठीक है, मेथड कौन सा चूज कर रहे हैं। तो अगर हम लावे मेथड यूज करते हैं, लावे मेथड हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए हम पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे यूज करेंगे, यानी हम कंटिन्यूस एक्सरे यूज करेंगे। और अगर हमारे पास रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है या जो है ना पाउडर मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे जो है ना वो यूज करेंगे। तो यहाँ तक जो है ना ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और ये आपने बात याद रखनी है। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं इधर ही खत्म करता हूँ। कल हम इंशाल्लाह ताला जो पाउडर मेथड है ना इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, और जो है ना बाकी जो दो मेथड हैं वो हम थोड़ा सा उनको टच करेंगे, और पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड जो है ना इसको हम इंशाल्लाह ताला ज्यादा जो डिटेल में वो स्टडी करेंगे। रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सेंड कर दूंगा। ओके सर, सही थैंक यू। पाउडर वाला साइंटिस्ट का नाम था? नहीं बच्चे, साइंटिस्ट का नाम नहीं है ये। ओके बच्चों, सर हाफिज। ओके सर।